एपिसोड 2 की शुरुआत ब्रिटिश एम्बेसी के इवेंट से होती है, जहां हीजू सायोन को किडनैपर के फ़ोन से कॉल करती है। सायोन किडनैपर को कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूँगा। अब फ़ोन पर 10 मिनट पूरे होने ही वाले थे, इसलिए हीजू फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। वो जैसे ही बाहर आती है, सामने सायोन को खड़ा देख वो वापस आने लगती है। तभी सायोन की नज़र हीजू पर पड़ती है और वो उसे लेकर एक रूम में जाता है। वहाँ उससे किडनैपिंग के बारे में पूछता है। हीजू उसे सारी बात बता देती है। सायोन हीजू की चोट को देखता है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। सायोन पूछता है कि हीजू ने पहले उसे किडनैपिंग के बारे में क्यों नहीं बताया। वो हीजू को हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराने को बोलता है और कहता है अब कहीं भी जाना हो तो बॉडीगार्ड के साथ जाना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सायोन को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो पूछ रहा होता है कि किडनैपर का नंबर ट्रेस हुआ या नहीं। उसकी टीम बताती है कि नंबर ट्रेस नहीं हो सका। तब सायोन बोलता है कि वो अभी कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहा है। क्या इस रिकॉर्डिंग से कुछ पता चल सकता है? अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर अपने और सायोन की कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है। तभी सायोन रूम में आता है कार की की लेने के लिए। वो जैसे ही बैग से निकालने वाला होता है, हीजू को याद आता है कि किडनैपर का मोबाइल भी उसी बैग में है, इसलिए वो बैग पहले उठा लेती है और उसमें से की निकालकर उसे दे देती है। अब सायोन की लेकर कार के पास जाता है। वो देखता है कि सीट पर नाइफ के स्क्रैच के निशान हैं। इतने में ही हीजू को याद आता है कि कार में तो रिकॉर्डर भी है और किडनैपिंग के वक्त उसने सायोन को बहुत बुरा भला कहा था। अब वो रिकॉर्डिंग लेने के लिए भागती है। जब वो नीचे पहुंचती है, तब उसे पता चलता है कि किडनैपर ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग लेकर जा चुका था। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से एक बाइक आती है जो हीजो को टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन अपना हीरो सायोन उसे बचा लेता है। अब सायोन उसे ऑफिस जाने से मना कर रहा होता है, बट हीजू बताती है कि कल उसे कोर्ट जाना है। वो ये भी बताती है कि सायोन की मॉम उसे जॉब छोड़ने को कह रही हैं, बट वो जॉब करना चाहती है। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सायोन अपने टीम को डैश कैम की रिकॉर्डिंग को रिट्रीव करने को कहता है और उस पूरे रास्ते की सीसीटीवी को भी चेक करने को कहता है। अगले सीन में हम सायोन को अपनी मॉम के साथ देखते हैं। वो सायोन से हीजू के नौकरी छोड़ने की बात कर रही होती है। वो ये भी कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि हीजू की शादी सायोन से हो। तब सायोन कहता है कि शादी से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। हीजू के फादर के न्यूज़ चैनल ने सायोन के फादर की इमेज अच्छी बनाने में बहुत मदद की है। अगले सीन में हम कोर्ट रूम को देखते हैं, जहाँ हीजू इंटरप्रेटर का काम कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सायोन पर, जहाँ वो किडनैपिंग वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, पर यहाँ उसे कोई खास एविडेंस नहीं मिलता। तब मिस्टर पार्क पुलिस की हेल्प लेने को कहता है, जिसे सायोन मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हीजू पर, जो कि वॉशरूम में होती है। बॉडीगार्ड बाहर उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ लोग लड़ाई करने लगते हैं। बॉडीगार्ड जिसे छुड़ाने चली जाती है। जब वो वापस आती है, तब हीजू वहाँ नहीं होती। वो सायोन को मैसेज करके बताती है, जिससे सायोन परेशान हो जाता है और जल्दी हीजू को ढूंढने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड फिर मैसेज करके सायोन को बता देती है कि हीजू मिल गई है और वो किसी लड़के के साथ है। वो फ़ोटो क्लिक करके भी सायोन को भेजती है। फ़ोटो देखकर सायोन को पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जंगू है। इस बात से वो बहुत जेलस भी फील करता है। इधर हम हीजू और जंगू को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जंगू और हीजू एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जंगू हीजू का कॉलेज फ्रेंड होता है। वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और एक यूट्यूबर भी है। वो उसे लाइक भी करता है। उसने हीजू से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखा था, पर हीजू अचानक बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गई थी, जिसके बाद जंगू ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर एक दिन उसने हीजू को टीवी पर देखा एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। वो यह भी बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए हीजू के फादर के न्यूज़ चैनल में काम करेगा एज अ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर। यहाँ दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। अगले सीन में हम हीजू की मॉम को हीजू के घर पर देखते हैं। वो हीजू को सेक्सी ड्रेस ला कर देती है। वो डांटती है कि इतने टाइम होने के बाद भी वो सायोन का दिल क्यों नहीं जीत पाई है। इस पर हीजू कहती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम हैं? इस पर मॉम कहती है कि क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है
कि जब तक तुम सायोन की अच्छी वाइफ बनी रहोगी तब तक तुम्हारे रियल फादर का ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल में होगा। यह सुनकर हीजू चुप हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीजू सायोन को किडनैपर वाले मोबाइल से कॉल करती है। तब सायोन ये पूछता है कि पूरे नेशन को तो ये पता है कि चेयरमैन चोंगवुन की एल्डेस्ट डॉटर मेरी वाइफ है, फिर तुम्हें हीजू के बारे में कैसे पता चला? हीजू के बारे में तो सिर्फ मेरी फैमिली को पता है। तब हीजू सायोन को बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो उसे अपना एक सेक्सी ड्रेस में फ़ोटो सेंड करती है। वो सायोन को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि इस फ़ोटो का गलत यूज़ भी कर सकती है। सायोन कहता है कि ये एक फ़ेक फ़ोटो है। तब हीजू कहती है कि क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ के थाई पर एक मोल है? क्या तुमने उसे आज तक कभी नेकेड नहीं देखा? क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? इस पर सायोन कहता है कि तुम फेक फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं तुम पर एक और चार्ज लगाऊंगा, एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस क्राइम्स, और मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस पर हीजू कहती है कि तुम खुद जाकर क्यों चेक नहीं करते कि तुम्हारी वाइफ के थाई पर मोल है या नहीं? तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि फ़ोटो फेक है या रियल। ये बोलते ही हीजू को रियलाइज़ होता है कि ये उसने क्या कह दिया। अगर सायोन सच में चेक करने आ गया तो वो क्या करेगी? जैसे ही फ़ोन कटता है, सायोन अपने टीम से पूछता है कि क्या सिग्नल ट्रेस हुआ? इस पर टीम वाले बताते हैं कि हाँ, एरिया का रफ एस्टिमेट लगा है, बट हमारे पास जो क्लूज़ हैं उससे हम पता लगा लेंगे। सायोन को लगता है कि किडनैपर कोई डाइवोर्सी है या ऐसा कोई जो सेक्सुअल क्राइम में इन्वॉल्व है। साथ ही वो उस फोटो के सोर्स के बारे में भी पता लगाने को कहता है, बट फिर उसे याद आता है कि ये तो हीजू के थाई की पिक है, तो वो रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि हीजू बहुत परेशान है अपनी बात को लेकर कि उसने सायोन को मोल चेक करने को क्यों कहा। इधर हम सायोन को गुस्से से घर आते हुए देखते हैं। वो जैसे ही हीजू के रूम को नॉक करने वाला होता है तभी रुक जाता है, फिर बिना नॉक किए गेट खोलकर अंदर चला जाता है। वो जैसे ही हीजू के ब्लैंकेट को खींचता है तभी हीजू भी पूरे जोर लगाकर ब्लैंकेट को खींचती है। इसी दौरान सायोन हीजू के ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच में हम एक बहुत ही रोमांटिक सीन को देख सकते हैं। फिर सायोन हीजू को बताता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जल्द ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की रिक्रूटमेंट होने वाली है और तुमने कहा था कि तुम जॉब करना चाहती हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये कहकर सायोन रूम से बाहर चला जाता है। वो फ़ोटो के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। हीजू तब सोचती है अचानक से इसने प्रेसिडेंशियल ऑफिस में जॉब की बात क्यों की। फिर हमें 3 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि हीजू डाइनिंग टेबल पर सायोन का वेट कर रही थी। तब सायोन आकर पूछता है ये सब तुमने बनाया है? इस पर हीजू कहती है कि हाँ, मैंने बनाया है। फिर वो सायोन को डांस के लिए पूछती है। हम दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं। तब सायोन हीजू को कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जो भी करने को कहती है वो सब तुम एक पपेट की तरह मत किया करो, और एक बात, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर वो चला जाता है। अब हम हीजू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि सायोन आधी रात में मेरे रूम में कैसे आ सकता है और उसने फ़ोटो वाली बात पूछी क्यों नहीं। अगले दिन जब हीजू सोकर उठती है तब वो सायोन को घर में बैठा देखकर चौंक जाती है। सायोन ब्रेकफास्ट के बारे में पूछता है। तब हीजू ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जाती है। सायोन भी जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त सायोन हीजू से जंगू के बारे में पूछता है। हीजू बताती है कि वो दोनों कॉलेज फ्रेंड हैं। फिर सायोन हीजू को ब्रेकफास्ट देकर चला जाता है। अगले सीन में हम यूरी को ऑफिस के बाहर आते हुए देखते हैं जहाँ कुछ लोग एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही वो सेलिब्रिटी आता है लोग उससे मिलने के लिए दौड़ते हैं। इस भागदौड़ में यूरी स्लिप होकर गिरने लगती है। तब जंगू आकर उसे बचा लेता है और इन दोनों के बीच में हम एक क्यूट रोमांटिक सीन को देखते हैं। फिर हम यूरी और जंगू को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। जंगू बताता है कि वो यहाँ पर प्री इंटरव्यू के लिए आया है। यहाँ यूरी और जंगू के बीच फैंस के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है। जंगू पूछता है कि क्या तुम किसी की फ़ैन हो? इस पर यूरी कहती है कि हाँ, वो जो भी है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो हैंडसम भी है और सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यूरी जंगू से पूछती है कि क्या वो भी किसी का फ़ैन है? इस पर जंगू कहता है कि अगर किसी पर क्रश होना उसके फ़ैन होने के बराबर है तो हाँ, मैं भी किसी का फ़ैन हूँ। पर ये दोनों ही यहाँ नहीं बताते कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम सायोन को देखते हैं जो कि किडनैपर की रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है।
उसे पता चलता है कि किडनैपर अपनी आवाज़ को इनक्रिप्ट करके बात करता है, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल है। सायोन ये भी कहता है कि किडनैपिंग के वक्त हीजू के गाड़ी का डैश कैम ऑफ था। यहाँ सायोन सीसीटीवी में देखता है कि किडनैपिंग के वक्त हीजू की गाड़ी खुद ही आकर रुक गई थी। फिर किडनैपर बड़े आराम से आकर गाड़ी में बैठ गया था। इससे सायोन को भी डाउट होता है। अगले सीन में हम हीजू को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपने रियल फादर से मिलने आई होती है। वो यहाँ अपने फादर से पूछती है कि जब उनका डाइवोर्स हुआ था तब उन्होंने हीजू को अपने साथ क्यों नहीं रखा था। इस पर डैड कहते हैं कि तुम्हारा ड्रीम था एंकर बनने का, और उन्हें लगा कि न्यू फादर ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं और वो सपोर्ट भी कर सकते हैं एंकर बनने में। यहाँ हीजू उनको सारी बात बताती है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो इन सबसे परेशान हो गई है। ये सबसे वो बाहर निकलना चाहती है। यह कहकर वो बहुत रोती है। अगले सीन में हम सायोन और रिपोर्टर जंगहोक जिन को एक साथ देखते हैं। यहाँ सायोन बताता है कि किसी आदमी को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला उसकी वाइफ के प्राइवेट फोटोज भेजता है। इस पर जंगहोक कहता है कि इस बात से ऐसा लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। अब सायोन को याद आता है कि कैसे हीजू की कार अपने आप आकर रुक गई थी और किडनैपर कितनी आसानी से कार में बैठ गया था। उसे लगता है कि हीजू ने खुद कार की डोर ओपन की थी। अब हीजू फिर से किडनैपर के मोबाइल से सायोन को कॉल करती है, पर सायोन कॉल काट देता है। हीजू दोबारा कॉल करती है। तब सायोन उसे 5 मिनट बाद कॉल करने के लिए कहता है और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जब हीजू 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करती है तब सायोन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर हम हीजू को अपने घर पर बैठा हुआ देखते हैं। वो सायोन को ढूंढती है, पर वो यहाँ नहीं होता और ना ही उसका फ़ोन लगता है। हीजू वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट करते करते सो जाती है। वो सुबह उठती है तो न्यूज़ से उसे पता चलता है कि कल रात 10 बजे सायोन के ऑफिस में एक्सप्लोजन हुआ था। सीसीटीवी से पता चलता है कि एक आदमी ब्लैक ड्रेस में सीढ़ियों से आया था। वो बैग से पिज़्ज़ा बॉक्स जैसा कुछ निकालता है और गेट पर रखकर चला जाता है। उसके जाते ही जोर का ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोग इंजर्ड होते हैं। न्यूज़ में बताते हैं कि किडनैपर ब्लास्ट के टाइम पर कंटिन्यूअसली कॉल कर रहा था। ये सुनते ही हीजू के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी हम सायोन को घर पर आता हुआ देखते हैं। वो डायरेक्ट हीजू के पास आता है, उसे टेबल पर बिठाता है। वो कहता है कि किडनैपिंग वाले केस में मुझे एक लीड मिली है और इसी के रिगार्डिंग मुझे कुछ चेक करना है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। वो कहकर हीजू के स्कर्ट को हटाने लगता है। हीजू उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही के ड्रामा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।